अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इंजीनियर जमीलुल्लाह खान तरीन है। नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं दैट इज़ ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन, और इस फूड इन्फ्लेशन को हम एनालाइज करेंगे ग्लोबल लेवल पर और उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे नेशनल लेवल पर। अच्छा, अब ये सब चीज़ समझने से पहले हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो फूड इन्फ्लेशन मीन्स खुराक का महंगा होना, ये दुनिया में किस तरह हो रहा है। 2023 के हम स्टार्ट में इस टाइम मौजूद हैं और हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस टाइम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स उठा लें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स उठा लें, डिपार्टमेंट जो है उसकी रिपोर्ट्स उठा लें, IMF की रिपोर्ट्स उठा लें, अकॉर्डिंग टू मैनी अदर रिपोर्ट्स में ये बात एस्टिमेटेड कैलकुलेट किया गया है कि लास्ट 2020 से लेकर 2021, 2022 एंड 2023 में ये जो ईयर्स हैं इनमें ऑलमोस्ट फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 20% तक जाकर हिट करेगा। और हमें ये चीज़ मालूम करनी है कि ये क्यों फूड इन्फ्लेशन का चैलेंज इस टाइम दुनिया को क्यों फेस करना पड़ रहा है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये समझना है कि वो कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो नंबर 1 जो मेजर कॉज है दैट इज़ राइजिंग डिमांड। यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर हम आज से 2 सदियाँ पीछे जाएं ऑलमोस्ट, तो दुनिया की पॉपुलेशन हार्डली 2 मिलियन या 2 बिलियन के नियर अबाउट थी, और आज 2020 के एंड में हमारी दुनिया की पॉपुलेशन है 8 बिलियन टच कर चुकी है। और सम रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जिन रिपोर्ट्स में आपकी IMF की रिपोर्ट्स भी हैं, UNDP की रिपोर्ट्स भी हैं, ये बात बताती हैं कि दुनिया की 2023 में ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन को हिट कर जाएगी। तो यहाँ से एनालाइज करें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस हाई हो रही है, और जब प्राइस हाई होती है तो ऑटोमेटिकली फूड की इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, क्लाइमेट चेंज दुनिया में हर एक बंदा बताता आ रहा है, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये इंट्रोड्यूस जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो 1962 की एक साइलेंट स्प्रिंग की एक बुक थी, उधर से ये बेसिकली बहुत तेज़ी से बूस्टअप करना स्टार्ट किया था। लेकिन आज 2023 के स्टार्ट में अगर हम देखें कि क्लाइमेट चेंज किस तरह आपकी ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन का बाइस बन रहा है, तो उसमें ये चीज़ याद रखिएगा, 2 फंडामेंटल रीजंस हैं। उनमें से पहली रीज़न आपकी है एसिड बॉम्ब्स की, या अब इसको समझें रेन बॉम्ब्स। इस रेन बॉम्ब्स का कॉन्सेप्ट और इन ड्रॉट्स का कॉन्सेप्ट, इन दोनों को समझने से पहले एक चीज़ माइंड में रख लो कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, इसका मतलब बेसिक जो मकसद है इस क्लाइमेट चेंज का, उसमें है क्लाइमेट जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर का बढ़ना। अच्छा, अब ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप लोग याद रखिएगा कि दुनिया का टोटल, अगर हम आज दुनिया की ओवरऑल एरिया देखें ना, इसका 70% एरिया जो है वो वाटर से फिल्ड है। 70% मीन समंदर है। और अगर आप यहाँ से एनालाइज करो कि दुनिया की 70% वाटर जो है, अगर उसके ऊपर डायरेक्ट सूरज की हीट हद से ज़्यादा बढ़ती है, ये मीन्स ग्लोबल वार्म होती है, मज़ीद बढ़ती है, तो आप ये देखो कि उस एरिया पर जहाँ जहाँ ये वाटर है वहाँ इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, मीन्स पानी के बुखारात बनना भी ज़्यादा होंगे, और जैसे जैसे पानी के बुखारात बढ़ना ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिकली जितनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी उतने ये वेपर्स ऊपर जाकर क्या बनते हैं, आपके क्लाउड्स बनते हैं, और जितने बड़े साइज के क्लाउड्स बनते हैं ये उतनी तेज़ी से मूव करते हैं, उतनी ज़्यादा ताकत से मूव करते हैं, और जितनी तेज़ी से ये मूव करते हैं तो ये दुनिया के जिस एरिया में भी जाकर बारिश बरसाते हैं ना, वहाँ अचानक बारिश ब्लेसिंग नहीं बनती, वहाँ बारिश जो है ना वो कर्स बन जाती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल 2022 में पाकिस्तान का फ्लड है, जो कि 2022 में पाकिस्तान ने फेस किया, और उस फ्लड का जो डॉन की रिपोर्ट्स हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 15 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, 1500 के करीब लोगों की अमवात हुई हैं, और ऑलमोस्ट $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो ये याद रखिएगा, दैट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इट। दिस इज कॉल्ड एज एसिड बॉम्ब या रेन बॉम्ब्स का कॉन्सेप्ट क्या जाता है। अच्छा, अब इसी के साथ दूसरी चीज़ याद रखो, जहाँ यहाँ ये बारिश होती है वहाँ जब आपका सैलाब फ्लो करता है,
एक तो उस एरिया की फर्टाइल लैंड की जो ऊपर लेयर होती है ना, यूँ समझें ज़मीन के ऊपर लेयर होती है फर्टाइल, वो अपने साथ बहा कर ले जाता है, तो वो ज़मीन बैरन हो जाती है, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ भी समझ लो, जिस जगह पर ये पानी जाकर खड़ता है, स्टे करता है, रुकता है, इतना सैलाब वाला पानी, उस जगह की फर्टिलिटी भी डैमेज कर देता है। सो मेक श्योर दैट कि इस तरह जब एसिड बॉम्ब्स होते हैं या रेन बॉम्ब्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी फर्टिलिटी, आपकी सिस्टम, आपका पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अगेन ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन होती है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का नहीं। आप अल गोर दुनिया का नोबल लॉरिएट था, जिसको क्लाइमेट चेंज में नोबल लॉरिएट बनाया गया था 2020 में तकरीबन। उस बंदे को 2019 या 20 की बात है, उस बंदे की आप रिपोर्ट जाकर देखिएगा, एंड ही मेंशन दैट कि ये जो रेन बॉम्ब्स हैं, ये रेन बॉम्ब्स सिर्फ और सिर्फ साउथ एशियन रीजन में नहीं है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इसी तरह एशिया के कुछ साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड पर, मिडल ईस्ट, ये जितने कंट्रीज हैं ये सारे सफ़र कर रहे हैं इसी कंडीशन में। अच्छा, एक और याद रखिएगा, ड्रॉट्स। क्लाइमेट चेंज का दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, ड्रॉट्स के फॉर्म में। ड्रॉट्स क्या कर रहे हैं, ड्रॉट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये पानी का ख़त्म हो जाना, या यूँ समझ लें फंडामेंटल फैसिलिटी का ख़त्म हो जाना। ज़्यादा हीट पड़ी किसी एक फर्टाइल लैंड पर, वहाँ से वाटर जो है इवेपोरेट हो गया और वो क्या बन गई, बैरन लैंड। जब बैरन लैंड बनती है तो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती और वो पौधे ग्रोथ नहीं करते। अल्टीमेटली क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है ना, वो है ट्रेड पॉलिसीज। वर्ल्ड लेवल पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस टाइम अगर हम दुनिया को एनालाइज करें तो दो मेजर कंसर्न बढ़ते चले जा रहे हैं। उन दो मेजर कंसर्न में ये याद रखिएगा, दुनिया जो है वो शिफ्ट कर रही है फ्रॉम यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी। यूनिपोलैरिटी से मुराद ये है कि कोई दुनिया के कंट्रीज जितने भी हैं, इस टाइम 192 कंट्रीज हैं या 200 प्लस कंट्रीज हैं, उनमें से कोई एक कंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो हम उसको कहते हैं यूनिपोलैरिटी, और उसकी बात को फॉलो अप किया जाए, उसकी बात को माना जाए तो हम उसको कहते हैं यूनिपोलैरिटी। अच्छा, अब इसके साथ ही दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज स्ट्रांग हो जाएं और वो आपस में बराबर का मुकाबला करें, तो हम उस टाइम का कहते हैं दुनिया जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ चली गई है। अच्छा, ये याद रखिएगा, 21st ऑफ सेंचुरी में दुनिया जो है शिफ्ट कर रही है फ्रॉम यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि दुनिया में पहले 21st सेंचुरी से पहले देखें या इवन दो अभी भी देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंसीडर करने वाला जो कंट्री है दैट इज़ USA। अब उसके मुकाबले में कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील, इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज के मुकाबले में खड़े होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया जो है अब शिफ्ट कर रही है फ्रॉम यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ। और मैं यहाँ एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ये याद रखिएगा, दुनिया में जब भी मल्टीपोलैरिटी हुई है या बाइपोलैरिटी हुई है, ठीक है, उस टाइम दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। उसकी मिसाल ये है, एक घर के अंदर अगर एक हुक्मरान हो तो उसकी बात को फॉलो करते हुए सब लोग खामोशी से अख्तियार करते हैं, और अगर उसी घर के अंदर 3 सरबराह बन जाए तो उस घर के अंदर अफरा तफरी, फसादात बढ़ते चले जाते हैं। और उसी की वजह से आज अगर देखें तो दुनिया के अंदर जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, इसी वजह से उन पॉलिसीज़ के ऊपर डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, और उनमें आप लोग देखें डिफरेंट वॉर जोन्स भी डेवलप हो रहे हैं, जैसा कि US चाइना ट्रेड वॉर। दुनिया के जब बड़े कंट्रीज आपस में फाइट करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज पर, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट छोटे कंट्रीज पर भी पड़ता है, और उससे दुनिया की ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ता है, और जहाँ से फूड इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली आप यूक्रेन रशिया को देख लें। यूक्रेन रशिया दुनिया के अंदर इस टाइम जो न्यू 21st सेंचुरी के अंदर जो वॉर हो रही है, उसके अंदर यूक्रेन रशिया की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया में फूड की इन्फ्लेशन बढ़ी है। और मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यूक्रेन इज़ अ फूड बास्केट ऑफ द यूरोप। अच्छा, अब ये सिर्फ यूरोप की फूड बास्केट नहीं है, इससे बढ़कर भी है। उसकी मिसाल ये है 2020 और 21 की आप रिपोर्ट उठाकर देखें तो पाकिस्तान जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है बहुत, इसका तकरीबन 20% जो इसका GDP है डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बट उसके बावजूद हमें वीट तकरीबन 15 to 20 मिलियन टन हमने मंगवाया था यूक्रेन से। 2020-21 की रिपोर्ट उठाकर देख लें तो यहाँ से एनालाइज करें कि किस तरह अगर ये फूड बास्केट सफ़र कर रही है
लड़ाई में मसरूफ़ है तो ऑटोमेटिकली फूड की इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द मेजर कंसर्न ग्लोबली जो कि फूड की इन्फ्लेशन का बायस बन रहे हैं। अब इसी के साथ साथ हम ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान के एंगल को नेशनल लेवल पर एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो या इन कंट्रीज़ में क्यों फूड की इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। ये याद रखिएगा, पहली जो कंसर्न है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मैं फोकस करूंगा बिकॉज आई एम आल्सो लिविंग हियर इन पाकिस्तान। अच्छा, अब उस कंसर्न को देखें तो हम ये याद रखेंगे करेंसी की डीवैल्यूएशन। करेंसी की डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर हम सिंपल कंसर्न करें आज से 2 साल या 1 साल पहले, तो $1 की वैल्यू पाकिस्तानी रुपीस में थी 170 रुपए और आज $1 एक अमेरिकन डॉलर की वैल्यू है तकरीबन 220 से 226 रुपए पाकिस्तानी रुपीस के। तो इट मीन्स दैट कि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। अब इसका सवाल ये आता है कि इसका इम्पैक्ट फूड पर कैसे आता है। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो कि अपनी दालें, अपना ऑयल ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारे अशिया नोश जो खाने की हैं वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आप लोग समझ जाएं कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो जब हम बाहर से परचेज़ करते हैं तो वो महंगी पड़ती है। जब हम महंगी परचेज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल भी महंगी करनी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ठीक है, सिमिलरली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, दैट इज़ अनदर पॉइंट। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से क्या मुराद है कि याद रखिएगा फ्लड 2020 का जो फ्लड 2022 का जो फ्लड आया उसने पाकिस्तान के जो हमारा रोड स्ट्रक्चर था, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही मेंशन्ड इन जेनेवा कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान का तकरीबन 8000 किलोमीटर का जो नेटवर्क था, रोड्स नेटवर्क था, वो डैमेज हो चुका है ड्यू टू फ्लड। अब आप यहीं से समझ लें कि अगर फ्लड की वजह से आपका सिस्टम जो ब्लॉकचेन जो सिस्टम था डेवलपर था वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गया, जो डिस्कनेक्टेड हो गया, तो आपकी सप्लाई एंड चेन में तो फर्क आएगा। उसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग हियर इन मुल्तान। अब मुल्तान एक हब है आमों का। अगर मुल्तान के नियर अबाउट जो जो रोड्स हैं, लाहौर को जाते हैं, कराची को जाते हैं, अगर वही रोड से डैमेज हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान से आम हम कराची भेज सकेंगे, मुल्तान से आम लाहौर जा सकेगा, इस्लामाबाद जा सकेगा? नहीं। तो इट मीन्स दैट कि आपका जो सप्लाई एंड चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ऑटोमेटिकली वहाँ के अंदर बाकी इलाकों में भी फूड की इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल पेश करता चलूँ, दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ दिस कि पुअर एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है ना पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ अनदर कॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस ट्रिब्यून, पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन है अगर हम उसको एनालाइज करें कि हमारे मुल्क के अंदर और बाकी कंट्रीज़ की प्रोडक्शन की पर एकड़ के हिसाब से, अगर अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर हम पर एकड़ का हिसाब करें कि 1 एकड़ में अगर हमारे लोग वीट लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, और वही 1 एकड़ की जगह पर फ्रांस का कोई बंदा वीट लगाता है, गंदम लगाता है, तो हम लोग हार्डली उस एकड़ से, उस ज़मीन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3.1% टन वीट हासिल करते हैं, 3.1 जो टन्स वीट हासिल करते हैं। जबकि इसके बरअक्स अगर हम फ्रांस के देखें तो फ्रांस का वही किसान उसी एरिया की उसी साइज़ की ज़मीन से 8 टन गंदम रिसीव कर रहा होता है। तो सिमिलरली यहाँ से फ़र्क आप देख लें। सिमिलरली अगर हम कॉटन में देखें तो अगर एक कॉटन का बंदा पाकिस्तान के अंदर जो प्रोड्यूस या उधर से गेन कर रहा है वो हार्डली 2.5 टन्स कॉटन उठा रहा है, जबकि चाइनीज़ जो हैं उसी ज़मीन की उसी साइज़ की ज़मीन से उधर उसी रिसोर्सेज से वो क्या कर रहे हैं 4.5 टन्स पर एकड़ हिसाब से कॉटन उठा रहे हैं। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी पुअर प्रैक्टिसेस, और एक रिपोर्ट ये भी बताती है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की जो पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन लोएस्ट नंबर पर राय करता है। और आप लोग एक बात यहाँ भी माइंड में क्लियर कर लें कि पाकिस्तान की तकरीबन 40 to 45% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली लिंक कर रही है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, और हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की ओवरऑल जीडीपी में तकरीबन 20 से 25% कंट्रीब्यूट कर रही है। सो मेक श्योर दैट कि अगर ये सफ़र करेगी तो मुल्क सफ़र कर रहा है। कॉमन सेंस इज दैट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और रीज़न क्या है जो फूड इन्फ्लेशन की है, वो है ओवर पॉपुलेशन।
पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन में शुमार हो रहा है, और अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन सफ़र कर रही है फूड की वजह से, तो ये याद रखिएगा उसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ ओवर पॉपुलेशन हो रही है, और इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से यहाँ खाने वाले अफराद ज़्यादा हों और उसको मैनेज करने वाले कम हों, या उसकी प्रोडक्शन वाली कम हो, या प्रोडक्टिविटी कम हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से फूड की इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सो मेक श्योर दैट ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद कमेंट्स में बताएं कि अगर आप लोगों को सोल्यूशन रिक्वायर्ड हैं तो आई विल गिव यू एन इफेक्टिव सोल्यूशन एज वेल, और कोई सजेशन है, कोई वे है, कोई आप लोग बताना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर इट। गो अहेड। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अल्लाह हाफ़िज़।